इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हेडिंग डाल लो सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो नाम से क्या लग रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसके पहले हमने क्या देखा था कि मैक्सवेल थियरम जो ये एम्पियर मैक्सवेल जो इक्वेशन आया था, और उसके पहले जो तुम्हारा ये फैराडे लॉ आया था, उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो अगर मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन सिमिलर मैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और कैपेसिटर का जो एग्जांपल था, जो कैपेसिटर का एग्जांपल हमने लिया था जिसमें हमने प्रूव किया था, उसमें ये देखा था कि जैसे जैसे चार्ज इसके अंदर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। एक न्यूमेरिकल के हिसाब से हमने ये प्रूव देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा जो मिड पॉइंट पर निकाला गया था, तो जैसे जैसे आप बेसिकली क्या, जैसे जैसे आप आगे जाते हो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर चेंज होती जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्शन ऐसे होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आपस में डायरेक्शन चेंज होने का परपेंडिकुलर हो रहा है। इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये चेंज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था सेंटर पॉइंट पे, निकाला था मिड पॉइंट पे, मिड वे बिटवीन सेंटर टू एक्सट्रीम। तो उस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर ये मैंने बोला था कि रेडियस बदलते जाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, यानी कि इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक बहुत ही बेसिक ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होती है और वो टाइम के साथ अगर चेंज कर रही है तो एक वेव जनरेट होती है। अब ये कैसे जनरेट होती है वो चीज़ डिटेल नहीं बताएगा, दैट इज रिटन की आउट ऑफ स्कोप। परपेंडिकुलर मतलब जिससे क्या हो रहा है कि इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही था ना, जो वैल्यू जो निकाला था हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी। जैसे जैसे चार्ज बढ़ा रहे थे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती जा रही थी, यानी कि इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा था, आपका चेंज हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड हमने एक पॉइंट पे निकाला था, अभी तुम ये रेडियस बदलते जाओगे तो मैंने क्या बोला था, इसके बाहर जाने पे आपका क्या हो रहा था, कांस्टेंट हो रहा था, इसके अंदर ये वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड किधर चेंज हो रहा है, इधर आपका चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो दोनों में आपस में, बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपस में ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक ऐसी वेव्स जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, वो तब जनरेट होती है जब दो फील्ड, कौन से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर चेंजिंग बट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हाँ, इसके बाहर कांस्टेंट होता है, तो केवल इस रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब वो तुम्हारा रेशियो निकाला गया था ना, आर पे निकाला था उसने, मतलब बढ़ती है बढ़ती तो देख लेंगे इक्वेशन से, लेकिन कहने का मतलब चेंज हो रही थी आपके इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह की वेव है जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, बेसिकली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों चेंज होना चाहिए, और दोनों अगर चेंज हो रही है तो थर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो वेव होती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मान लो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हो, तो अगर आपका इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो आपकी वेव की डायरेक्शन तुम्हारी जेड डायरेक्शन में होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह आपकी प्रोड्यूस होती है। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है कि अगर एक आपका चार्ज आपने ले लिया है और चार्ज को आप क्या करो, एसएचएम बोलो करने को, चार्ज को एसएचएम बोलो करने को, अभी सुन लो मिनट, चार्ज को आप बोलो एसएचएम करने के लिए, तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी एसएचएम करती है तो इस पर हमेशा एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है, यानी कि हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो अगर किसी पॉइंट को तुम ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अगर ये
मान लेते हैं मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो अगर जब चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये चार्ज जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चेंज होगी, मतलब कम होगी या ज़्यादा होगी, बेसिकली चेंज होगी। जैसे ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये आपका साइनोसॉइडली मान लो अगर मूव कर रहा है, एसएचएम आपका साइनोसॉइडल होता है, तो कोई भी अगर चार्ज आपका साइनोसॉइडली आपका एसएचएम कर रहा है, तो इस स्पेस में, मतलब कौन से स्पेस में, इस बोर्ड के स्पेस में या पूरे स्पेस में कहीं भी कोई भी पार्टिकल पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो चेंज होती रहेगी। क्लियर है? और साइनोसॉइडली आपकी चेंज होती रहेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जनरेट करता है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी स्पेस में वो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होगा परपेंडिकुलर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो। इसका मतलब ये जो बॉडी है ये आपका, अगर तुम किसी भी चार्ज को अगर ऑसिलेट करा दो एसएचएम से, तो इसके बहुत ही हाई चांसेज हैं कि आपकी ये ईएम वेव को प्रोड्यूस कर देगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये थियरी है, ठीक है। किसी भी एक्सेलरेटेड चार्ज को अगर तुम बहुत तेज़ी से एसएचएम करा दो, और ये एसएचएम कैसे होना चाहिए, जैसे जो विजिबल रेंज की जो लाइट होती है ये सारी ईएम वेव्स होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका तुम लोग ये जानते होगे वेवलेंथ है। वेवलेंथ इसकी होती है लगभग 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो 10⁻14 हर्ट्ज होती है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तुम्हारा सी के बराबर आना चाहिए। तो ये 10⁻14 है। तो अगर किसी भी बॉडी को तुम अगर 10⁻14 से तुम ऑसिलेट करा दो तो तुम्हें क्या विजिबल लाइट दिखने लगेगी। तो क्या लेबोरेटरी में इसको किया जा सकता है? लेबोरेटरी में इसको अभी तक नहीं कर पाए। रीज़न क्या है? क्योंकि इतनी तेज़ी से ऑसिलेट करने वाला कोई सिस्टम, कोई भी सर्किट, जैसे एलसी ऑसिलेशन है, ये सब क्या सर्किट्स ही हैं। तो अभी तक हमने जो प्रोड्यूस किया है वो 10⁻11 तक कर पाए हैं हम लोग। तो 10⁻11 तक के सर्किट्स को हम लोग लेबोरेटरी में ऑसिलेट करके हम लोग इस रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो जो कुछ 10⁻11 पे तुम्हारे रेडियो वेव्स हुआ, माइक्रोवेव्स हुआ, अभी पढ़ेंगे रेंज उसका पूरा हम लोग, ठीक है। यानी कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इस सबको हम लोग लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग विजिबल रेंज तक इस पर नहीं पहुंच पाए हैं। क्लियर, समझ में आया? तो ये तो थोड़ा थियरी पार्ट हो गया। कुछ साइंटिस्ट का नाम इसमें जान लो, जैसे इसमें इंडियन साइंटिस्ट जो थे हमारे, एक जगदीश चंद्र बोस। हर्ट्ज वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु बेसिकली प्रोड्यूस दिस ईएम वेव्स इन लेबोरेटरी। मार्कोनी ने क्या किया था, मार्कोनी एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था कि इस वेव को काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रैवल कराया था। मतलब ये ईएम वेव बहुत डिस्टेंस तक तो ट्रैवल हो सकती है। तो आजकल जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ये बेसिकली क्या चीज़ हो रही है, जो टीवी में देख रहे हैं, जो मोबाइल पे देख रहे हैं, सब में हम लोग ईएम वेव्स देते हैं। ईएम वेव्स कैरियर वेव की तरह जाती है, चाहे सैटेलाइट से, चाहे आयनोस्फेयर से, चाहे जैसे जा रही है, डायरेक्ट जा रही है। तो ईएम वेव को मार्कोनी ने ट्रैवल कराया था, हर्ट्ज ने प्रोड्यूस किया था, और जगदीश चंद्र बोस ने भी तुम्हारा काफ़ी कम वेवलेंथ, जैसे 25 मिलीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर वेवलेंथ की वेव को उन्होंने सेकेंड लेवल में जाके बेसिकली उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या कहते हैं, बड़े बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एक ऐसी वेव है जिसमें टू ऑसिलेटिंग, मतलब वन मैग्नेटिक फील्ड एंड वन इलेक्ट्रिक फील्ड, they are changing with time sinusoidally and they are perpendicular to each other. In that case there is a wave generated that is called electromagnetic waves. हाँ, तो इसको लिख लो, जो भी इसमें देखो हेडिंग डाल लो। ये तो सोर्स हो गया। सोर्स बेसिकली इस तरह से प्रोड्यूस होता है ये। अब अगला लिख लो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो इसमें एक फिगर बना लीजिए आप लोग। सर ये वही डिफरेंस है जो आप कह रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की फील्ड अलग होती है और मूविंग करंट चार्जेस की फील्ड। ठीक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर्ड यूज़ किया है। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस प्लेन में देखो आपका XYZ प्लेन है ये, ठीक है।
तो ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, मतलब एक ऐसी वेव है, बताए थे अगर इसके बीच में साइन माइनस होता है तो यानी कि ये जेड डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है, अगर बीच में प्लस होता है तो ये माइनस जेड में होती है, याद है ये, तो यहाँ साइन माइनस है जेड डायरेक्शन में। ई एक्स का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टाइम के साथ एक्स प्लेन में वैरी कर रहा है, मतलब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पे, स्पेस के उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारी साइनोसाइडली ऊपर नीचे वैरी कर रही है। बी वाई क्या बता रहा है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वाई प्लेन में, मतलब एक्स में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, वाई में आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो वेव की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, जो अंदर आपका ये होता है और ये बीच में माइनस साइन है, तो यानी कि ये जेड एक्सिस में ट्रेवल कर रही है वेव। तो वेव यहाँ किधर ट्रेवल कर रही है, वेव इज ट्रेवलिंग इन, हाँ वेव इज ट्रेवलिंग इन जेड डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन, ये वेव के कॉन्सेप्ट से हुआ है। ठीक है, अच्छा कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, कल को मान लो कंफ्यूज होने लगेंगे तो कैसे करते हैं। जैसे वेव वाले कॉन्सेप्ट पे अगर याद होगा आप लोग को, ध्यान से देखना, ये अगर वेव होती है आपकी तो यहाँ से लेके यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, और कितना टाइम में ट्रेवल होता है उसको हम लोग टाइम पीरियड टी बोलते हैं। तो यहाँ से जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, यानी कि जो स्पीड, अगर लाइट की स्पीड से कोई चीज़ चल रही है, ईएम वेव्स हमेशा लाइट की स्पीड से चलती है, मतलब अगर वैक्यूम में चल रही है, वैक्यूम में चल रही है तो उसकी स्पीड हमेशा कितनी होती है, सी होती है, सी की वैल्यू लैम्डा, और 1/t क्या होता है, न्यू। तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया, इसका डेरिवेशन क्लियर है। अच्छा दूसरा चीज़ एक बताया गया था, वेव नंबर के बोलते हैं, क्या होता है ये, 2π/λ। एक्चुअली इसमें जानते हो टर्मिनोलॉजी इस तरह है, ये इसको बोलते हैं, इसका एक्चुअल नाम जानते हो, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ध्यान से देखो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t क्या होता है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 2π न्यू लिखते हैं, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान सुनो, फ्रीक्वेंसी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उसी तरह 2π के साथ अगर ये लग जाता है तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लोग जानते हो 2π 1/λ, इसको हम लोग कई बार जानते हो वेव नंबर बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2π लग गया इसके साथ, तो इसको हम लोग एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं। लेकिन कई बार जानते हो ये वेव नंबर वर्ड यूज़ कर दिया जाता है, लेकिन वो ध्यान रखो कि ये एंगुलर वेव नंबर है। तो एंगुलर वेव नंबर हो गया। तो इसी फॉर्मूले में जो λ/t है आपका, उसमें देखो अगर ω/k निकालने की कोशिश करो तो c = ω/k, ओमेगा क्या आपका है 2π/t, और ये क्या है 2π/k, तो ये क्या आ जाएगा आपका k/, नहीं ये क्या आ जाएगा 2π/λ, तो ये आ जाएगा λ/t, और 1/t क्या होता है λ × न्यू। तो देखो ये सारे फार्मूले यहाँ पे ऐसे बैठ गए हैं। और एक फार्मूला ये बताया गया था पहले, जब रिलेशन बताया गया था कि μ0/4π और क्यों हम लोग ना हो जाएगा आज, हाँ कोशिश करेंगे हो जाएगा। एक फार्मूला और है, जब ये तुम्हारा किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, ये तो तुम्हारा वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो उसको सी बोलते हैं, अगर मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसको हम वेलोसिटी वी मान लेते हैं। तो वेलोसिटी वी ये क्या हो जाएगा 1/ उस मीडियम का परमिबिलिटी और ये परमिटिविटी जो भी है, तो ये अब म्यू और एप्सिलॉन आपका परमिटिविटी और परमिबिलिटी आपका, तो उस मीडियम का है ये, क्लियर है। तो ये फार्मूला हो गया। और यहीं से आप लोगों ने क्या डिफाइन किया है ऑप्टिक्स में, ये क्या बोलते हैं इसी को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये आपका वेलोसिटी इन दैट मीडियम हो गया आपका, और ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया, क्लियर। ये लिख लो। तो ये जो फार्मूले की वैल्यू आती है जो हम लोग लेते हैं 3 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली आपके बुक में लिखा है, देखो
इसको प्रिसीजन से निकाला गया 2 पॉइंट कितना है 2.9979 सर इस म्यू को म्यू नॉट में कैसे लिखते हैं? बता रहे अभी, ये इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसी को लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट क्या करते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो म्यू और म्यू नॉट कैसे डिपेंड करते हैं, जैसे म्यू आर जो होता है ना, ये म्यू नॉट, हाँ म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, ये होता है रिलेशन, ये इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही आप ये म्यू एम है बेसिकली, हाँ ये म्यू एम है बेसिकली, या म्यू समझो इसको, हाँ या म्यू एम लिख लो, मीडियम का म्यू एम है और एप्सिलॉन एम है। सिमिलरली तुम्हारा जो एप्सिलॉन आर होता है जिसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, एप्सिलॉन ऊपर नहीं दिख रहा है, ये इधर देखो, म्यू आर आपका हो गया म्यू नॉट बाई म्यू एम बाई म्यू नॉट, ऐसे एप्सिलॉन आर हो गया आपका एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ठीक है, तो डू ईएम वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, तो इसका आंसर है यस, ये एनर्जी और मोमेंटम कैरी करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि जब भी किसी भी प्लेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है तो वहाँ पे एक एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी याद है फॉर्मूला क्या था इसका, हाफ ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, करेक्ट। ये एनर्जी डेंसिटी होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एनर्जी डेंसिटी, इसको शायद इस यू ई लिखते हैं, हाँ यू ई, स्मॉल यू ई, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ। ऐसे ही तुम्हारा अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके चलते आपका जो एनर्जी डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ये क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ईएम वेव्स में होती है, यानी कि हर पॉइंट पे आपका यू ई और यू बी दोनों होगा, ठीक है, दोनों होगा, ये दोनों बराबर दोनों इक्वल होते हैं, मतलब दोनों आपकी इक्वल किए जाते हैं, मतलब दोनों इक्वल होते हैं इसमें। ये देखो नहीं, जब भी कोई वेव ट्रेवल कर रही है तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आप ईएम वेव ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज कर रही है, चेंज करने का मतलब हर पॉइंट पे प्रेजेंट है, तो हर पॉइंट पे प्रेजेंट होने का मतलब कि हर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी भी है और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी आपकी है। तो ये आपकी एनर्जी, इसका मतलब हर जगह प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ईएम में अगर ट्रेवल किया है तो अगर एनर्जी डेंसिटी हर जगह मिल रही है तो एनर्जी है इसके पास, ठीक है। मोमेंटम, तो जैसे एक फार्मूला तुम लोग पढ़े हो कि मोमेंटम जैसे नॉर्मली क्या होता है, पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है, और एनर्जी तुम्हारा क्या होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ वेव के लिए भूल जाओ क्योंकि ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ये ट्रांसलेशन मोशन में होता है जब कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो ये हाफ कांस्टेंट छोड़ो, तो एम बी स्क्वायर, तो इसको अगर ऐसे समझो तुम, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एम इज इक्वल टू ये के, मतलब एनर्जी है। तो इस फॉर्मूले से आपका सर इसको तो वो भी लिखते हैं ना, एनर्जी नहीं एलाइस नहीं करना, बता रुक जाओ, नहीं इसको नहीं, ये इस तरह नहीं, देखो ऐसे समझो इसको, के इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, इसको आप क्या करो वेलोसिटी से अगर डिवाइड कर दोगे, देखो इस के को अगर वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे तो ये एम वी यानी कि क्या आ जाएगा, ये यही आपका मोमेंटम होता है, यानी कि एनर्जी को अगर वेलोसिटी से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है, ये जो पी होता है आपका, मोमेंटम जो होता है, जो एनर्जी, और कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइड बाई सी,
ये फार्मूला याद कैसे करते हैं इसका तरीका बता रहे हैं। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव। तो देखो k इक्वल टू एम बी स्क्वायर में अगर वेलोसिटी डिवाइड कर दोगे, यानी कि k को अगर v से डिवाइड कर दोगे तो एम बी आएगा। ये क्या चीज़ होता है? मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा? मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फार्मूला आपका मोमेंटम हो गया। ये तब अप्लीकेबल है जब आपकी कोई भी रेडिएशन अगर जा रही है किसी जगह और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जा रही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि याद है कि काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में जब पढ़ा गया था तो याद है कोई जगह टकरा के वापस आती है तो मोमेंटम डबल हो जाता है तुम्हारा। भाई अगर कोई एम से अगर जा रहा है वापस आ रहा है ये, तो एम बी और माइनस एम बी ट्वाइस एम बी हो जा रहा है। लेकिन ये कौन सा केस में है? ये बेसिकली आपका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन की बात है। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, जब यह एब्जॉर्ब हो जाता है तब उस केस में जो मोमेंटम होता है ये यू बाई सी होता है। तो ये फार्मूला इसका हो गया। रेडिएशन ए, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर में क्या चीज़ है भाई? देखो इसमें जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं पे जा रही है तो एब्जॉर्ब हो रही, तो आपने बोला मोमेंटम। मोमेंटम यहाँ पे मतलब मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है जिसकी वैल्यू यू बाई सी होती है। तो कहीं पे मोमेंटम अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो टाइम रेट के साथ अगर मोमेंटम निकालोगे डी पी बाई डी टी, तो चीज़ क्या हो जाएगी तुम्हारी? वो फोर्स हो जाएगी। फोर्स हो जाएगी। और फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड कर दोगे, बोलोगे मेरे हाथ पे, तो इतने एरिया पे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा। वेव क्या है? तुम्हें आके एक मोमेंटम इम्पार्ट कर रही है। जैसे एक बॉल आके आपको हिट कर रही है, और एक बॉल ने कंटिन्यूसली कई बॉल हिट कर रही है। बॉल मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि बाद में लेकिन वेव को बॉल बोला गया है, तो फोटोन समझ के मान लो कि अगर वेव तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि वेव एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है, बस इतना है, अभी बॉल में नहीं जा रहे हैं। कहने मतलब मोमेंटम तो ट्रांसफर हो रहा है। तो मोमेंटम अगर ट्रांसफर हो रहा है तो रेट ऑफ, कुछ समय के बाद कुछ समय मोमेंटम चेंज हुआ, उसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल दिए। और उसको अगर एरिया से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई? रेडिएशन प्रेशर। तो कोई भी ईएम वेव्स किसी भी सरफेस से अगर हिट कर रही है तो वहाँ पे क्या डेवलप करेगा? वो रेडिएशन प्रेशर डेवलप करेगा। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट भी की गई है रियल लाइफ में। इसकी वैल्यू को किया गया है कैलकुलेट। अमेरिकन साइंटिस्ट निकोलन हल सक्सीडेड इन मेजरिंग रेडिएशन प्रेशर ऑफ विजिबल लाइट, और इसको उन्होंने वेरीफाई भी किया है इसकी वैल्यू की पाम में कितनी रहेगी। और सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू उन्होंने निकाला भी है। ये आपका रेडिएशन प्रेशर है। समझ में आया? इन ए वेरी सिंपल टर्म क्या बोला जा रहा है कि सिंस ईएम वेव्स कैरीज मोमेंटम, if any body carries a momentum it will exert force, so it will exert pressure, that pressure is called radiation pressure। बस ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो फॉर्मूला में क्या बताता है? सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। इसका मतलब क्या? सी आपका क्या होता है? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एकदम एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। जो भी अभी बताया 3 इंटू मान लेते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर मीडियम आपका वैक्यूम है मान लो, फ्री एयर है मान लो, तो इसका मतलब लैम्डा इंटू न्यू का प्रोडक्ट क्या है? ये कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे लैम्डा तुम कम करोगे न्यू की वैल्यू तुम्हारी बढ़ती जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग लैम्डा या न्यू के बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पूरा एक चार्ट बनाया गया है, जैसे आपकी बुक में देखो बनाया गया, एक चार्ट बनाया गया है। ठीक है, अब इस चार्ट की बहुत एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी बाद में देख लेंगे, लेकिन इसमें देखो अगर फ्रीक्वेंसी इधर लिखा जाए तो फ्रीक्वेंसी मतलब इधर लोअर है, इधर हायर है, इधर लो है, इधर हाई है। तो अगर मैं वेवलेंथ में अगला बना देता हूँ, अगर बगल में वेवलेंथ मान लो ये वेवलेंथ है, तो अगर ये लो है तो इधर वेवलेंथ क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और इधर ये वैल्यू
लो हो जाएगी। किसी भी पॉइंट पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है ये, किसी भी पॉइंट पे। तो जैसे विजिबल रेंज जो होती है, अगर यहाँ पे हम लोग 10 की पावर, यहाँ क्या बोलते हैं यहाँ पे 400 नैनोमीटर, यानी कि 4 × 10 की पावर -7, मतलब इसको 10 की पावर -7 मान लें, तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए आपकी, हाँ लगभग 10 की पावर 14-15 के आसपास मान लेते हैं ये। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 की पावर 8 आएगा। ठीक है, 14 मतलब ये 14 और 15 के बीच में मान लेते हैं। तो इनका प्रोडक्ट ये बेसिकली आपका कौन सा रेंज हो गया, ये बहुत छोटा सा रेंज आपका होता है विजिबल रेंज, ये आपका विजिबल हो गया। अब देखो एक रफली हम लोग बना ले रहे हैं जिससे आपको मोटा मोटा याद हो जाए। सबसे हाई, सबसे नीचे देखो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये रेडियो वेव्स होती है, रेडियो वेव्स। हाँ वो अभी याद करेंगे, ठीक है। एक रफली में बना देना, रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स को क्या किया गया है ना, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है लॉन्ग रेडियो, एक होता है शॉर्ट रेडियो। हाँ हाँ बता रहा हूँ जो, अभी इसको डिवाइड करेंगे रेडियो को फर्दर। अभी एक रेडियो वेव्स हो गया। रेडियो वेव्स के ऊपर जब जाओगे तुम, तो ये आता है, देखो विजिबल रेंज में जो कलर होता है विबग्योर से, एक साइड वायलेट होता है, एक साइड रेड होता है। तो रेड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी कि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब इसको बाद में याद कर लेंगे, रुक जाओ अभी प्लस समझ लो, क्योंकि ये यही कई बार भूल जाता है, हाई लेवल भूल जाता है कि इंफ्रारेड किधर है, वायलेट, इसका तरीका क्या है। ये विजिबल रेंज में विबग्योर होता है, तो वायलेट तुम्हारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, रेड तुम्हारी कम फ्रीक्वेंसी होती है। वो भी याद हो जाता है कैसे, अभी बता रहे हैं उसको। तो यानी कि नीचे रेड हो गया, ऊपर वायलेट हो गया। तो रेड साइड में नीचे रेडियो वेव्स के बीच में कौन सी रे रहेगी, ये इंफ्रारेड रहेगी। सर रेड की वेवलेंथ कम, रेड की वेवलेंथ आपकी कम होगी, नहीं रेड की वेवलेंथ आपकी ज़्यादा होगी, उल्टा हो गया ना, फ्रीक्वेंसी इसकी कम हुई तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा हुई। और फिर बीच में ये जो पोर्शन आ गया तुम्हारा, कौन सा पोर्शन है ये तुम्हारा विजिबल हो गया। विजिबल का लास्ट क्या होता है, वायलेट। तो वायलेट के बाद क्या आएगा, अल्ट्रा वायलेट। वायलेट के बाद क्या आएगा, तो इंफ्रारेड, रेड, फिर धीरे धीरे विबग्योर के चलते फिर वायलेट, फिर वायलेट के बाद इधर अल्ट्रा वायलेट, यूवी। समझ में आई ये। यूवी के ऊपर जाओगे तो आता है फिर ये एक्सरे, ये आता है फिर एक्सरे। यानी कि एक्सरे तुम्हारी देखो विजिबल से पावरफुल हुई, अल्ट्रा पावरफुल मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म बोल रहा हूँ। अभी ये आइंस्टीन की जो थियरी आएगी वहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट मतलब ज़्यादा पावरफुल। वेव थियरी में ऐसा नहीं होता है, वेव थियरी में जिसका एम्पलीट्यूड हाई होता है, लेकिन अभी आगे जब पढ़ोगे ड्यूअल नेचर में तो वहाँ फ्रीक्वेंसी पे होता है। E=hν फार्मूला है जो आइंस्टीन ने दिया था फोटॉन थियरी में। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो इसका मतलब इसके बाद इसकी एनर्जी ज़्यादा हुई अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से डेंजरस ज़्यादा हो गई तुम्हारी एक्सरे, और एक्सरे के ऊपर जाओगे तो इसको हम लोग बोलते हैं गामा रे। तो मोटा मोटा ये तुम्हारे इतने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये लिख लो इसको। हाँ बता रहे लोग जो ये सब रेडियो के अंदर आती है। रेडियो के अंदर तुम्हारा शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, FM, एम्पलीट्यूड, वो अभी बता रहे हैं। सर इसमें इंफॉर्मेशन सर कभी कर लेंगे। हाँ बहुत आ रहा है, ये समझ में आ गया। अब सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले हेडिंग डालो रेडियो वेव्स से। रेडियो वेव्स से क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब रेडियो वेव्स जानते हो बहुत ही अभी पढ़ेंगे, नहीं, रेडियो वेव्स आपका देखो रेडियो वेव्स की रेंज काफ़ी दिया है आपका, ठीक है। ये आप जैसे बुक में आपको बोला कि 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज, ये आपके बुक के अनुसार है। ये बुक के अनुसार बोल रहा हूँ, ये बदल भी सकता है, ठीक है। लेकिन जो बुक के अनुसार मान लेते हैं, क्या बोल रहा है ये 500 किलो हर्ट्ज से लेके, सबसे पहले रेडियो वेव्स, ये 1000 मेगा हर्ट्ज,
ठीक है। इसमें देखो जो तुम लोग ये गाना सुनते नहीं हो, एफएम चैनल लगाओ तो किस चैनल पे सुनते हो? 93। और क्या सुनते हो? 94, 95, 96, 97, 98। हाँ, तो आपकी जो एफएम वेव की रेंज होती है ये 88 से लेके 108 तक होती है, क्योंकि बाउंड्री लाइन इसलिए 104 पे नो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये आपका कौन सी रेंज हो गई? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपको याद रहेगा, बाकी सब भूल जाएगा, क्योंकि आप ये गाना सुनते हो 91 एफएम रेडियो 96 मेगाहर्ट्ज़। मेगा S3 नहीं है, जेड है ये। तो सर ये वाला रीजन तो प्रेफरेबल क्या होता है? कौन सा? ये एफएम पे काम करता है मतलब यही वाला। नहीं, उसका रीज़न नहीं है, उसका नहीं है, नेचर नहीं है उसके लिए अभी मतलब इट्स टू अर्ली टू डिस्कस दोज थिंग। एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, अभी पढ़ोगे कम्युनिकेशन चैप्टर में, जहाँ पे दो, अभी मैंने बोला ना कि कैरियर वेव होती है और एक आपकी जो हमारी नॉर्मल वेव होती है। तो नॉर्मल वेव को कैरियर वेव पे बैठाया जाता है। तो बैठाने के भी 3 तरीके हैं। एक में फ्रीक्वेंसी को मर्ज किया जाता है, एक में एम्पलीट्यूड को मर्ज किया जाता है और एक में फेज़ को मर्ज किया जाता है। तो ये जो एफएम वेव है, इसका मतलब यहाँ पे क्या मर्ज हो रहा है? 2 वेव की फ्रीक्वेंसी मर्ज हो रही है। फ्रीक्वेंसी मर्ज करने का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे दे रहे हैं कि मान लो ये आपकी कौन सी वेव है? ये आपकी कैरियर वेव है जो बहुत ही स्ट्रांग फ्रीक्वेंसी की है, और एक तुमने जो बोला है वो ऐसे करके है। तो जब ये दोनों वेव मर्ज होती है ना, तो ये ऐसे दिखेगी आपको। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड आपस में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी को मर्ज करके ना, वो पढ़ेंगे हम लोग कम्युनिकेशन चैप्टर में, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब 3 तरह से हमारा मॉड्यूलेशन होता है, 3 तरह से कैरियर वेव के साथ ये हाई फ्रीक्वेंसी जिसके पास पावर ज़्यादा है। डिस्प्लेसमेंट कम होगा मतलब क्यों? जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कम। नहीं, तुम्हारे सन से कैसे आ रही है रेस? सर लेकिन फिर माइक्रोवेव में सर आगे क्यों नहीं जाता? जो उसकी इतनी हाई होती है तो वो जितनी रेंज होती है उससे ज़्यादा नहीं निकल पाती। सर मतलब ये भी पढ़ा है मैंने। नहीं, अभी बस ये समझो कि ये पावरफुल कैरियर वेव है, बस इतना मैं वर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी पावरफुल कैरियर वेव। ठीक है, जो इसको कैरी कर रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझ में आया। ऐसे ही आपका एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, उसका भी रेंज है। ये स्पेसिफाई किया गया है क्योंकि हमारे सिग्नलिंग सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है। तो AM का जो रेंज आपका दिया है 530 किलोहर्ट्ज़ से 1710, 530 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1730 किलोहर्ट्ज़, ये क्या हो गया? ये AM मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है। अच्छा, कोई भी वेव का आपको ये जानना चाहिए, हेडिंग डालो सोर्स क्या होता है। हर में एक चीज़ डालना, हर वेव में सोर्स क्या है। सोर्स क्या लिख लो इसका? सोर्स में लिख लेना एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स। यही है, देखो इन दोनों का नहीं, रेडियो वेव्स मतलब सारे। एक्सेलरेटेड मोशन सिस्टम में तो हो गया। हाँ, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर्स, ये इसका सोर्स है। एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर से ये वेव आपकी जनरेट होती है। ये क्लासिफिकेशन हो गया। और तीसरा क्या चीज़ होता है, इसका लिख लो, इसके बेनिफिट्स, इस वेव से हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो एक तो आपका ये लिख लो, जैसे सेलुलर फ़ोन्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रेडियो वेव्स। सेलुलर फ़ोन, जो सेल फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं, सेल फ़ोन में हम लोग रेडियो वेव्स, उसमें UHF का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज भी 4 तरीके में डिवाइड किया है, ऐसा डिटेल इतना दिया नहीं है। एक होती है मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ, रेडियो वेव्स में इसके अनुसार भी डिवाइड किया गया है। तो जैसे तुम्हारा ये 300 किलोहर्ट्ज़ से लेके ये तुम्हारा 3 मेगाहर्ट्ज़ तक है। ये
ये 3 मेगाहर्ट्ज़ से लेके ये तुम्हारा 30 मेगाहर्ट्ज़ तक है। 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेके ये तुम्हारा 300 मेगाहर्ट्ज़ तक है। और 300 से लेके जो आगे जाते हो, लेकिन ये 3000 लिखा है आपका कई जगह पे, तो ये आपका UHF, इस ये रेंज जो होती है किस में यूज होती है? सेल फ़ोन में। तो आपको आपके स्कूल या कहीं भी ये भी पूछा जाता है ना कि क्या इसके इस वेव्स के क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला क्या हो गया बेसिकली ये, इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स इन सेल फोन्स। ठीक है, समझ में आएगी? सेल फोन में हो गया कम्युनिकेशन में। FM और AM जानते हो कि ये किस में यूज होते हैं तुम्हारे? ये तुम्हारे रेडियो सिग्नल से, बेसिकली रेडियो जो हम लोग रेडियो सुनते हैं या TV जो तुम्हारा, तो ये बेसिकली सेकंड इसका यूसेज लिख लो कि रेडियो एंड TV। रेडियो और TV में हम लोग यूज़ करते हैं इस वेव्स को। अब विजुअली उसकी फ्रिक्वेंसी और हाई हो जाती है, अपर रेंज में जाओगे और डिटेल में मत जाओ अभी। ठीक है, कहने का मतलब कि रेडियो वेव्स के आपके दो ये यूसेज हो गए। ठीक है, समझ में आ गया रेडियो वेव्स। दूसरा जो वेव है बहुत ही इंपॉर्टेंट वेव्स है, हाँ माइक्रोवेव्स है। रेडियो वेव्स का अगला लिखो ये माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? बेसिकली जो रेडियो वेव्स में जो छोटी जो वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव, रेडियो देखो रेडियो वेव्स जो है देखो लॉन्ग में डिवाइड किया गया है सर। इंफ्रारेड में आता है? नहीं, इंफ्रा में नहीं है, ये बेसिकली रेडियो का ही पार्ट होता है तुम्हारा। देखो रेडियो क्या है ना, लॉन्ग में डिवाइड किया गया, शॉर्ट में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट में भी फिर अंदर डिवीज़न है। देखो शॉर्ट ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसी शॉर्ट का एक पार्ट है टेलीविज़न FM हो गया, इसी का एक पार्ट हो गया माइक्रोवेव। माइक्रोवेव अलग से क्यों पढ़ा? क्योंकि माइक्रोवेव के बेनिफिट्स अलग है, लेकिन ये पार्ट ऑफ रेडियो वेव ही हो गया। क्लियर है? तो ये लिखो माइक्रोवेव। माइक्रो मतलब ऐसी रेडियो वेव जो बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ या हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग माइक्रोवेव करते हैं। इसके और अलग यूसेज हैं समझो, तो वो बता रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, माइक्रोवेव क्या होता है? बेसिकली शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। देखो लिखा है शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। ये क्या चीज़ है? ये शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। क्या ये ठीक है, इसका जनरेशन लिख लो, सोर्स लिख लो, सोर्स लिखो इसका। सोर्स क्या है ये? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। स्पेशल वैक्यूम ट्यूब बता रहे हैं, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। हाँ, उसका नाम लिख लो, दो तीन लिखे आपके बुक में। मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन है, हाँ लिखा है मैग्नेट्रॉन्स। और क्या लिखा है? एक क्लिस्ट्रॉन, KLY, क्लिस्ट्रॉन्स। ठीक है, और तीसरा क्या लिखा है इसमें? गन डायोड्स, गुन डायोड्स। ये नाम याद रख लीजिएगा लोग। ठीक है, गन डायोड्स। ये इससे इसके सोर्स है, इससे ये तुम्हारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसके दो यूसेज लिख लो, बड़े इंपॉर्टेंट यूसेज। माइक्रोवेव्स का यूसेज क्या? पहला क्या यूसेज है? रडार सिस्टम और एयरक्राफ्ट। रडार सिस्टम जो रडार बनते हैं हमारे, ठीक है, रडार तुम्हारा माइक्रोवेव की टेक्नोलॉजी में काम करता है। ठीक है, हाँ नहीं गर्म नहीं करता है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो माइक्रोवेव अवन होते हैं हमारे घर में, माइक्रोवेव अवन। अब इसका 2 मिनट में समझा दे रहा हूँ माइक्रोवेव अवन काम कैसे करता है। माइक्रोवेव अवन क्या चीज़ होता है? किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पोर्सलिन का या कोई भी चीनी मिट्टी या कोई भी ऐसी मिट्टी का बर्तन लेके इसमें हम लोग फूड डाल देते हैं।
ठीक है। कोई भी फूड जो मटेरियल होता है, कोई भी फूड आइटम जो होता है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो कहीं लिखा है 3 गीगाहर्ट्ज़ होती है, 3 गीगाहर्ट्ज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर इस फ्रीक्वेंसी की वेव अगर आप अंदर डालोगे जो कि तुम्हारी माइक्रोवेव में होती है, तो ये इसके साथ रेजोनेंस करने लगता है। रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी मत क्या होता है, कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है और अगर इसके साथ रेजोनेंस हो गया किसी और वेव के साथ, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड हाई होने से क्या होता है कि ये तुम्हारा गर्म होने लगता है, और गर्म होने से क्या होता है कि आसपास जो भी फूड के पार्टिकल्स होते हैं, फ्रिक्शन नहीं, एनर्जी मिल रही है उसको ना ज़्यादा तेज एनर्जी इज प्रोपोर्शनेट टू एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड इसका बढ़ना शुरू हुआ तो एनर्जी ये समझो एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी करने से हीटअप होता है, हीटअप करने से ये आसपास जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी सप्लाई करना शुरू कर देता है और बॉडी क्या होती है, फूड पार्टिकल्स गर्म होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉशन क्या है कि कभी भी हम लोग इसको मेटल में नहीं डालते हैं, इसको हमेशा हम लोग ऐसे मिट्टी के बर्तन या पोर्सलिन में डाला जाता है कि जिसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं, समझो फैट होते हैं, मोटे होते हैं। वो ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी से कम होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इस माइक्रोवेव से इसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेट नहीं कर पाती है, तो यहाँ पे ये चीज़ गर्म नहीं होता है। गर्म क्या होता है, केवल आपका फूड होता है। तो ये एक ऐसा मेथड है, जैसे कुकिंग का क्या पर्पज़ है, कुकिंग में आप पहले वेसल को गर्म करते हो, वेसल को गर्म करते हो, वेसल गर्म होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर वो रिलीज़ करता है, हीट फूड को देता है। ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको वेसल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ही इफ़िशियंट मेथड हुआ, ठीक है। मेटल क्यों डालते हैं, क्योंकि मेटल की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो हो सकता है मैच कर जाए उससे, तो वो उससे क्या होता है ना कि एक तो मैच कर सकती है, हीट अप होकर पिघल हो सकता है, दूसरा चीज़ वो चार्ज हो सकता है, हाँ स्पार्क कर सकता है, वो चार्ज कर सकता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया तो हो सकता है वो चार्ज हो जाए, तो आप उसको टच किए तो आपको झटका लग सकता है, वो इतना ज़्यादा वार्म हो जाए कि वो पिघलने लगे, इसलिए मेटल इसमें अवॉइड किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये आपका माइक्रोवेव अवन का टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये बताओ बीच में खाना गर्म क्यों नहीं होता? बीच वाला खाना में तो वही फिर होता होगा कि ये वेव जो जा रही है, अभी जो बताया अंदर तक ना पेंट्रेट कर पाए, इसलिए इसको स्प्रेड करके लगाया जाता है। स्प्रेड करके करोगे तो जल्दी होगा ये। तो ये प्लास्टिक वो मटेरियल अलग अलग होते हैं, इसलिए माइक्रोवेव ओवन के कहने का मतलब सिंपल उसकी मटेरियल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये टेस्ट की जाती है कि वो उससे तुम्हारा कोई भी अफेक्ट ना करे, ठीक है। ये आपका माइक्रोवेव हो गया, ठीक है। अगला लिखे, अगला लिखो इंफ्रारेड। अगला आप लिखिए इंफ्रारेड। इंफ्रारेड लिखो, इंफ्रारेड का सोर्स लिख लो, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज। इंफ्रारेड देखो, इंफ्रारेड का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी भी बहुत ही सिंपल केस में किसी बॉडी को जब तुम हीटअप करते हो तो शुरू में कोई भी मेटल है, जैसे मान लो मेटल है, तुमने जैसे ही मेटल है मान लो, तुमने इसको हीटअप करना शुरू किया तो तुमको पता नहीं चलेगा हीट हो रहा है। मान लो अभी टेम्परेचर 20 डिग्री है, 30 हुआ, पता चलेगा देख के? नहीं, 40 नहीं पता चलेगा। एक समय ऐसा आता है कि इसका टेम्परेचर तो वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट से समझा गया था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट से थर्मोडायनेमिक्स में समझा गया था कि टेम्परेचर जो होता है उसके जो वेवलेंथ एमिट होती है उससे रिलेट किया गया, तो अलग टॉपिक है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे आप हीटअप करते जाते हो तो बिफोर प्रोड्यूसिंग अ रेड लाइट का मतलब क्या हो गया, ये विजिबल रेंज में आ गया है। तो विजिबल रेंज के पहले कौन सी रेंज आई है, इसका मतलब ये इंफ्रारेड। यानी कि कोई भी बॉडी अगर बहुत ही हॉट है तो वो कौन सा रे प्रोड्यूस करेगी, वो तुम्हारा इंफ्रारेड भी प्रोड्यूस करेगी। समझ में आ गया? ये एक्सेलरेटेड चार्ज भी करेगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर कर दोगे तो। नहीं, लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए ये इसको चार्ज अंदर वही सब हो रहा है,
इनसाइड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये समझ में आ गया, इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम दिया गया इसको, हीट वेव्स, क्योंकि ये बहुत ही हॉट बॉडी के आसपास से पाया जाता है, तो ये हीट वेव, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसका वो देख लो, यूसेज लिख लो। यूसेज क्या है, पहला लिख लो, इंफ्रारेड लैम्प्स आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी, सूजन वूजन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है, डॉक्टर लोग बता देंगे ठीक से, लेकिन ये इंफ्रारेड बेसिकली लैम्प्स यूज होते हैं आपके फिजिकल थेरेपी में, पहला रूल है। दूसरा क्या, दूसरा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंफ्रारेड बहुत ज़रूरी है। वही आज के समय प्रॉब्लम हो गई है, जो भी लाइट आती है हमारी, ये विजिबल रेंज और इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट सारी सन से आती है। जब ये टकरा के वापस जाती है तो ये वेवलेंथ अपनी एनर्जी थोड़ी रिड्यूस करती है, तो अगर विजिबल लाइट आएगी तो ये समझो इंफ्रारेड पार करेगी यहाँ से। तो ये इंफ्रारेड जब जाती है ये, तो ये यहाँ पे जो CO2 के मॉलिक्यूल हैं, जो CH4 के मॉलिक्यूल हैं, या जो CFC क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, क्या फॉर्मूला उसका, CFC बोलते हैं, ठीक है। ये सब जो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस फ्रीक्वेंसी के रेंज में आते हैं, मतलब इनका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारा क्या अभी कंसर्न है, अभी देखो चल रहा है ना COP मीटिंग है, क्या बोलते हैं उसको, जो चल रही है ना प्रोटोकॉल, जो कहाँ चल रहा है। तो ये धीरे धीरे हम लोग इसको एवरी ईयर हम लोग CO2 रिलीज़ करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी यहाँ से हीट आसानी से पार कर जाती थी, वो अब क्या हो रही है, ट्रैप हो रही है। पहले थोड़ा सा ट्रैप करना ज़रूरी था, क्योंकि इसी से अर्थ का जो वार्मथ मेंटेन रहता है, इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन अब हम लोग इसको ज़्यादा ट्रैप कर रहे हैं। दैट्स वाई जो क्लाइमेट में हमारा क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन हाउस, इसीलिए इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली जहाँ पे हीट को ऑब्जॉर्व किया जाता है, ऐसे एरिया में जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे इसी मेथड से हम लोग करते हैं। जैसे ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है, तो वहाँ भी ऐसे ही करते हैं। तो ये चीज़ आपका सेकंड, इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये हो गया कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये, जो कि इंफ्रारेड रेज को ट्रैप करके अर्थ का टेम्परेचर ये बढ़ा रही हैं। ये ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, विजिबल रेंज। विजिबल रेंज, रेंज बस रेंज जो तुम्हारा वो जो पहले बताया था वही है लगभग। एग्जैक्टली वैल्यू तुम्हें टेबल से देखना पड़ेगा, वो भी बहुत ही मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एक टेबल बुक में बनाया गया है, देखो, नहीं टेबल आगे, ये थोड़ा सा है लेकिन एकदम एब्सोल्यूट नहीं है अभी। मेनली इसमें तो रेंज तो 1-2 होता आ भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें ये आता है, यूसेज आता है आपका विजिबल रेंज। विजिबल रेंज का रेंज आपको पता होना चाहिए। विजिबल EM वेव्स, इसका क्या होता है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। ये आपका रेड हो गया, इधर आपका वायलेट हो गया, ठीक है, विबग्यो जिसको बोलते हैं। तो इसका यूसेज क्या है देखने के लिए, और आइज़ इसको डिटेक्ट कौन कर सकता है, हमारी आइज़ डिटेक्ट करती है। इंफ्रारेड को भी कई सारे तुम्हारे एनिमल्स डिटेक्ट कर लेते हैं, कई सारे एनिमल्स तुम्हारे अल्ट्रावायलेट लाइट्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो विजिबल रेंज में कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है, क्योंकि सब कुछ विजिबल रेंज पे ही है, बहुत कुछ है, इसलिए कुछ नहीं बताया जाएगा इसमें। अगला जो आएगा तुम्हारा अल्ट्रावायलेट रेंज, UV रेंज। इसमें सोर्स इसका ये है, देखो बता दे रहे हैं, जैसे जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स पढ़े हो ना, जैसे न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो जंप करते हैं केमिस्ट्री में, हाँ फिजिक्स में पढ़े होंगे, ये जो जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, तो इसमें तुम्हारी जो लाइट निकलती है, फोटोन जो निकलते हैं, ये आपके विजिबल रेंज के निकलते हैं। तो ये इसका सोर्स हो गया एक तरह समझो। अच्छा, अल्ट्रावायलेट लाइट आ जाओ। अल्ट्रावायलेट लाइट तुम्हारी अब हायर से लोअर, तो ये एमिट करते हैं। ये भी बोर थियरी में पढ़ोगे डिटेल में। और
अल्ट्रावायलेट रे कैसे जनरेट होती है, वो पढ़े हो ना लाइमन सीरीज, पास्टन सीरीज थोड़ा बहुत पढ़े होगे। तो जो पहली सीरीज लाइमन सीरीज है उसमें जो जंपिंग होती है उसमें अल्ट्रावायलेट निकलती है, तो वो एक तरह से सोर्स हो गया तुम्हारा। जो बामर सीरीज है, पहले लाइमन नहीं है ना, हाँ बामर सीरीज में तुम्हारी विजिबल रेंज निकलती है, और पास्टन और उसमें जो निकलती है वो इंफ्रारेड निकलती है। तो ये इसके क्या हो गई तरह से सोर्स हो गए। तो अल्ट्रावायलेट का क्या हो गया कि लोअर रेंज पे, लोअर ऑर्बिट में जो जंप होता है उसमें आपका अल्ट्रावायलेट रे प्रोड्यूस होती है, ये सोर्स हो गया इसका। विजिबल होता है, विजिबल होता है उसके बाद वाले में, और हाँ बाद में पास्टन में और बाद में होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये सोर्स हो गया। इसका यूसेज क्या है? इसका पहला जो यूसेज है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन फोकस इनटू वेरी नैरो बीम्स विथ हाई प्रिसीजन लेसिक सर्जरी जिसको बोलते हैं, LASIK लिख लो। लेसिक क्या फुल फॉर्म है इसका? लेजर असिस्टेड इन सीटू कीरेटोमिलिटिस, छोड़ दो, रहने दो, समथिंग लेजर रिलेटेड। ठीक है, लेज़र असिस्टेड इन सीटू कीटो, ये आई सर्जरी में काम आता है बेसिकली। इसके दो, ये आई सर्जरी में काम आता है। आई सर्जरी में जो आजकल नहीं हम लोग बोलते हैं, वो आई में क्या बोलते हैं, वो आ जाता है कैटरैक्ट जो आ जाता है, तो उसको लेजर बोलते हैं ना। एक ये इसका यूसेज हो गया। हाँ, चश्मा हटाने भी होता है। दूसरा, अल्ट्रावायलेट लेंस आर यूज टू किल जर्म्स इन प्योर, आता ना यूवी एक्वागार्ड, यूवी एक्वागार्ड मतलब टू किल जर्म्स, टू किल जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए आपका अल्ट्रावायलेट होता है। अल्ट्रावायलेट को जो ओजोन लेयर है हमारी अर्थ की, जो अर्थ की जो ओजोन लेयर है वो उसको क्या करती है? सर अल्ट्रावायलेट ये भी तो प्रोड्यूस करती है ट्यूबलाइट, फिर उसका बाद में कन्वर्ट होती है ना वो वाइट फॉस्फोरस। अब देखना पड़ेगा इसका, हो सकता है। इसमें तो बेसिकली वही है ना, जंपिंग जो हो रही है ऑर्बिटल की। ये देखो अल्ट्रावायलेट जो रे आती है सन से, इसका मैक्सिमम पार्ट कौन एब्जॉर्व कर लेता है? ओजोन में एब्जॉर्व कर लेता है। तो एक तरह से ओजोन एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव लेयर टू प्रिवेंट फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज। अगर ये ना होती तो सब लोग को कैंसर हो जाता। बहुत कई जगह सुने हो कि आजकल होल्स बन गए हैं बड़े बड़े, कई जगह बड़े बड़े होल्स बन गए हैं कुछ एरिया में, कुछ कंट्री में, वो CFC मॉलिक्यूल के चलते। समझ में आ गई है? अगला चले, एक्सरे। एक्सरे, एक्सरे का सोर्स एक्सरे ट्यूब और ईवी स्टडी। हाँ, एक्सरे सोर्स क्या है? एक्सरे इज प्रोड्यूस बाय बम्बार्डिंग ए मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। लिख लेना, लिख लो, बम्बार्डिंग ए मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, सोर्स करके लिख लेना। ये बम्बार्डिंग ए मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। एक्सरे का यूसेज जानते ही हो, एक तो मेडिकल में होता है, डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए होता है, हड्डी उड्डी टूट जाती है बोन्स में, ठीक है, पहला लिख लो मेडिकल में। और दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर, मतलब बेसिकली मेडिकल लाइन में ही है। एक्सरे का और यूज होता है, ये कुछ एयरपोर्ट्स पे भी यूज होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा अवॉइड किया जाता है क्योंकि हाई एक्सपोजर टू एक्सरे। हाँ देखो लास्ट में लिखा भी है कि बिकॉज एक्सरे डैमेज एंड डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म, सो केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड अननेसेसरी और ओवर एक्सपोजर। बोला जाता ना कि बहुत ज़्यादा बीच में नहीं आया था जब ये कोविड आया था, तो कई डॉक्टर बोल रहे थे कि CT स्कैन बहुत ज़्यादा नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि 1 CT स्कैन इज़ कम्पेयर टू बोलते हैं 200 या 300 हाँ एक्सरेज, और इतना एक्सरेज एक बार में आप एक्सपोज कर रहे हो, तो अगर आप 3 मंथ्स के टेन्योर में अगर 5 बार 4 बार करा लिए तो ये आपका डेंजरस हो सकता है। समझ में आइए? तो ओवर एक्सपोजर ऑफ एक्सरे शुड बी अवॉइडेड। डिस्ट्रॉय करता है तो फिर कैंसर कैसे होता है? अगर लिविंग टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता है तो फिर कैंसर कैसे होता है? कैंसर नहीं होता है, कैंसर भी तुम्हारा लिविंग टिश्यू होता है। तो एक जगह लिखा है कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ? रेडियोथेरेपी होती है।
रेडियोथेरेपी तो किल करने के लिए होती है, ये डिटेक्ट करने के लिए होता है, डिटेक्ट करने समझो, ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर के जो सेल होते हैं ना, उनका जो वो होता है, अगर तुमको उनका अलग होता है, उनको अगर तुम उनका फ़ोटोज़ देखो गूगल पे करके ना, तो वो अलग से दिखते हैं, आसपास पूरा डिस्टर्ब करे रहते हैं पूरे माहौल को। तो वो कैसे निकालते होंगे, हो सकता है एक्सरे से निकालते हो। ठीक है, जो लास्ट देखो गामा एक्सरे, गामा रे सबसे डेंजरस रे होती है। ये प्रोड्यूस कैसे होती है? ये गामा रे तुम्हारी प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिव मटेरियल से। ठीक है, तो सोर्स इसका लिख लो इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन बाई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, सोर्स समझ में आ गया इसका? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से प्रोड्यूस होता है। रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग। रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं, जैसे यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, पोलोनियम, जो कई सारे होते हैं, वो इमिट करते रहते हैं पार्टिकल्स को। तो वो तुम्हारा उसमें पार्टिकल्स, जिसको अल्फ़ा रे बोलते हैं, एक बीटा रे बोलते हैं, और लास्ट वाली एक गामा रे बोलते हैं। तो 3 तरह की रे। अल्फ़ा जो रे होता है दैट इज़ द पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल। बीटा रे इज़ बेसिकली 2 टाइप, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिटिव भी होता है। और तीसरा जो होता है वो गामा रे होती है। तो गामा रे बेसिकली क्या है? बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की जो रे होती है, जो बहुत ही डेंजरस है। तो इसका मेन यूसेज क्या है? पहला, इसका मेन यूसेज क्या है? दे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। जिस जगह अगर मार दोगे तो वहाँ के टिश्यूज एकदम ख़त्म कर देगा ये। अभी तो आपने बोला था कि हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं क्या चीज़? इतनी हाई रेज लैब में नहीं कर पाए हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव मटेरियल तो देता है ना वो चीज़। तो फिर लैब में मतलब यूजिंग सर्किट्स, लैब में मतलब हम अपने इंस्ट्रूमेंट से विद द हेल्प ऑफ सर्किट्स उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, लेकिन नेचुरली ये तो बहुत जगह चीज़ मिल रही है ना। तो इसका जो बेनिफिट हुआ, पहला चीज़ क्या हुआ कि टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। ठीक है, तो ये आपका हो गया गामा रे। लास्ट में एक टेबल बनाया गया है बुक में, इसमें थोड़ा सा हिंट दिया गया है कि क्या क्या वेवलेंथ है। एक लगभग ये वेवलेंथ है, बहुत एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा आइडिया के लिए। ठीक है, जो जो याद हो सकता है वो मैंने लिखवा दिया तुम लोग को, जो जो याद करना चाहिए, जिस पे क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, ये ख़त्म हो गया। इसके बस अब न्यूमेरिकल बचे हैं, तो एक क्लास में न्यूमेरिकल कर लेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा। अगर आप लोग करके आओगे तो और अच्छी बात है।